नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में वर्ष 2013 में चौराबाड़ी ताल से आए जलजले से हुई भारी तबाही को कौन नहीं जानता। तब देश भर में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश रहा होगा जहां के लोग इस घटना से प्रभावित न हुए हों। उस समय सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब शायद ही केदारनाथ की यात्रा शुरू हो पाएगी। यहाँ का जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट आएगा क्या? ऐसी विषम परिस्थिति में उत्तराखंड के एक ऐसे फौजी अफसर ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पैदल मार्ग को सुधारने के लिए मदद के हाथ बढ़ाए, जो तत्कालीन समय में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। पैदल मार्ग ही नहीं, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का जिम्मा लेने का हौसला रखते ही सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी और यह फौजी अफसर न केवल 2013 की आपदा के बाद यात्रा को दोबारा शुरू कराने के सूत्रधार बने, बल्कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लोगों के चहेते भी बन गए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कर्नल सेवानिवृत्त अजय कोठियाल की। 11 सालों के बाद दोबारा केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा से केदारनाथ पैदल मार्ग करीब 1 दर्जन जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। भले ही सरकार पैदल मार्ग के साथ ही केदारनाथ हाईवे पर तेज़ी से कार्य करवा रही है, किंतु भाजपा नेता व निम के पूर्व प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल ने केदारनाथ धाम से लेकर सोनप्रयाग तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। अपनी पैदल यात्रा उन्होंने केदारनाथ से शुरू की। इस दौरान उन्होंने पैदल मार्ग में आवाजाही कर स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों का हौसला बढ़ाया, ताकि सितंबर से होने वाली दूसरे चरण की यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो सके। केदारनाथ धाम से लौटने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि वे केदारनाथ पैदल मार्ग की संपूर्ण स्थिति से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराएंगे। साथ ही यात्रा के बेहतर संचालन के लिए कई जरूरी सुझाव भी देंगे। चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर ही कर्नल अजय कोठियाल केदारनाथ पैदल मार्ग की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। आपको बताना चाहेंगे कि बीती 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग में लिंचौली के पास अतिवृष्टि से भूस्खलन के कारण 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग अब भी लापता हैं। करीब 11 स्थानों पर केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच केदारनाथ हाईवे भी 3 जगहों पर ध्वस्त होने से अभी भी आवाजाही के लिए बाधित है। वर्तमान में केदारनाथ यात्रा भी हेलीकॉप्टर से ही संचालित हो रही है। पीडब्ल्यूडी जरा डिजाइन मतलब कि ऐसे ऐसे करना है ये करके, तो ये होने के बाद कितना चौड़ा हो जाएगा यहाँ पे रास्ता? मान लो यहाँ पे 5 मीटर का ऐसे में पहले कितना रहता होगा यात्रा के समय? यात्रा के समय 4 मीटर था, पिछली बार हमने 4 मीटर बनाया था। हाँ, इस बार 1 मीटर और बढ़ा दिया है। तो जब अभी जो टूटा यहाँ पे, उससे पहले 4 मीटर था, अब 5 हो जाएगा। 4.5 करीबन था। आधा मीटर और बढ़ाया था हमने। हाँ, और इसमें तुम अभी क्या क्या तुम्हारा इस्तेमाल होगा? पत्थर होंगे, सीमेंट, रेत, ऐसे सरिया? ये सरिया तो जब होगा। हाँ, और कब तक उम्मीद हो जाती है इसकी? जो लेवल का प्लान होगा, हाँ, उसमें सरिया बनाई जाएगी, जाले बना जाएंगे प्लान के साथ बैठाना पड़ेगा। कब तक तुम्हारा टाइम को देखते हुए? टाइम सर जैसे खच्चर घोड़े आ जाएंगे नीचे से, हाँ, तो तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तब स्टार्ट होना है क्योंकि मटेरियल की अभी ज़रूरत है। ओह, ओके। पर उस टाइम पे घोड़े खच्चरों में क्या आएगा? सीमेंट आएगा, सीमेंट, सरिया, बाकी चीज़ें यहीं होती हैं, रेत यहीं पे होगी। अच्छा, और मैन पावर, लेबर? लेबर है यहाँ पे 35 है। तो वो तुम्हारे पास है यहाँ करने के लिए?
मैं ऐसे ही पूछूं अगर कि मान लो यात्रा जैसे होती है कि बरसात के बाद में 5, 6, 7 सितंबर के करीब शुरू होती है, तो इतने समय पे हो पाएगा क्या? नहीं, ये पक्का काम तो होता रहेगा। बाकी हाँ वही, वो तो होता रहेगा, बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी मतलब रास्ता बना देंगे जाने लायक। वो कितना चौड़ा हो जाएगा रास्ता? वो 3 मीटर करीबन बनाना पड़ेगा। जैसे अभी दिख रहा है ये ये थोड़ा और चौड़ा बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ, इधर को बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। अच्छा, वहाँ से एजिंग वॉल लगा देंगे ना बारी बार। तो मतलब दो चीज़ें हैं कि यात्रा, अभी की यात्रा के लिए टेम्परेरी के लिए ये चौड़ीकरण हो जाएगा और नीचे से फिर वो उठता रहेगा। तो ये ऐसा ही समझाया गया है कि ये ऐसे मतलब प्लान, ये प्लान बना रखा है। मतलब प्लान ऐसे ही है, मतलब ऐसे होना है। अगर यात्रा शुरू होगी तो इस प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा। गुड, बढ़िया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आपको फिर तो ले जा लेना चाहिए नीचे। सर वो तो है ना, बात सही है। अभी हमारे यहाँ साथी एक ले गया था, उसने वहाँ नीचे ही कोई रिक्स में दे गया, गड्ढे में डाल दिया। क्या फायदा सर? ओहो, ये 5, 5.5 लाख की थी। नहीं मैं समझ रहा हूँ वो पॉइंट भी आपका। बिल्कुल अच्छा। इस चक्कर में दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा नए बच्चे हैं अभी, पता चला पानी में भी डरते हैं। अच्छा। इसी चक्कर में नहीं ले गया। इस चक्कर में अभी जो रिसेंटली केदारनाथ में आपदा आई थी, उसी का केदारनाथ से और सोनप्रयाग तक का रास्ता देखने का जो एक कार्रवाई हम कर रहे थे, तो इस समय हम खड़े हुए हैं लिंचोली के उस स्थान पे जहाँ पे कि एक फेमस गधेरा आता है। और यहाँ पे क्योंकि इलाका थोड़ा चौड़ा है जहाँ से पानी आता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो खबर आई थी कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसका जो इफेक्ट है वो ये स्थान है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस मकसद से मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी उत्तराखंड सरकार को समझा रहे हैं अपनी सोच, और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कार्रवाई कर रही है, तो यह लिंचोली जो कि एक आपदा से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखा था, बावजूद इसके कि रोज़ बारिश हो रही है, बावजूद इसके कि अभी कंडीशन काम करने के लिए उतनी थोड़ी सी मुश्किल हैं, उसके बावजूद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लेबर काम कर रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो उस काम के लिए इनको जो जिम्मेवारी दे रखी है, तो उसमें तो काफ़ी तेज़ी से दिख रहा है कि रास्ता चौड़ा भी हो गया है। और जो मेन यात्रा हमारी उम्मीद होती है शुरू होने की इस बार बरसात के बाद का जो सेकंड फेज़ है, उसमें कोई 8-10 सितंबर से 3 नवंबर तक, उसके लिए जो इस स्थान पे रास्ते के चौड़ीकरण की ज़रूरत है यात्रियों की सुविधा के लिए, घोड़े खच्चरों के चलने के लिए, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। SDRF भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। SDRF भी जगह जगह जा कर के उन सब जगहों को आइडेंटिफाई कर रही है कि यात्रा जो सुचारू होगी दोबारा से, तो उसमें कैसे यात्रियों को सेफ तरीके से बड़ी मात्रा में मूव कराया जाएगा। आगे जाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे कि इस रास्ते में और किस प्रकार की आज की स्थिति है। कर्नल अजय कोठियाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखो, कोई 11 स्थान है जहाँ पे कि डैमेज सोनप्रयाग से लेकर और केदारनाथ के बीच के रास्ते में अच्छा खासा हुआ है। इस स्थानों में ज़्यादातर वो स्थान है जहाँ पे कि कोई नाला आता है जिसमें कि तेज़ी से पानी आया होगा, उसकी वजह से उन स्थानों में कोई ब्रिजेस थे या कलवर्ट थी या अनारदाने थे, वो टूट गए। कुछ जगह लेकिन ऐसी हैं जहाँ पे कि सड़क स्ट्रॉन्ग भी थी लेकिन पूरी की पूरी गायब हो गई है। और एक स्थान गौरीकुंड के पास, मुंडकटिया के पास में वैसा है जो कि हमेशा ही स्लाइडिंग जोन बन रखा है। इन जगहों पे हम देख करके जो आए तो हमारा पूरा असेसमेंट है कि कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जैसे ही बरसात कम होनी शुरू होती है, काम की स्पीड और बढ़ जाएगी। अभी के लिए जो काम चल रहा है वो कोई 60% रामबाड़ा से ऊपर कंप्लीट हो चुकी है कार्रवाई, क्योंकि रामबाड़ा से ऊपर बरसात का ज़्यादा असर नहीं है। वहाँ पे जो बारिश है वो थोड़ी हल्की है, तो वहाँ पे ना काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। मेजर कंसर्न इस टाइम पे जो है वो है गौरीकुंड से नीचे सोनप्रयाग के बीच में, जहाँ पे कि स्लाइड आ रहे हैं अभी भी। उस स्लाइड में एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने की भी कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि 2 पुल बन रहे हैं। और जो स्लाइड जोन है, उस स्लाइड जोन को बाईपास करके मंदाकिनी नदी के दाहिने तरफ
जो पहाड़ है उसके ऊपर 6 फीट का एक रास्ता बना करके किया जा रहा है। साथ में जैसे ही बरसात ख़त्म होती है या कम हो जाती है अभी, तो स्लाइड जोन जो है वो अपने आप ही काफ़ी स्टेबल हो जाता है। उस समय जब स्लाइड जोन के स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे स्लाइड आना, तो उस समय की तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लेबर, पत्थर काटना, पत्थरों को तैयार करना, केवीएन बकेट्स को वहाँ पे पहले से प्लेस करना और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को प्लेस कर रही है, ताकि कम समय पे मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से तेज़ी से काम हो सके और इस रास्ते से घोड़े खच्चर और गाड़ियाँ जो हैं वो अपना शटल का काम कर सकें। देखो, यात्रा का जो पीक सीज़न जो शुरू होगा वो करीब होगा 6-7 सितंबर और उसके बाद धीरे धीरे वो उसका ना मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है। तो इंटेंशन तो ये है कि अगले 7-8 दिन में यात्रा का जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन जब पीक सीज़न आता है तो उस टाइम पे ना फिर घोड़े खच्चरों की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, डंडी कंडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और यात्री जो पैदल चलते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा नफरी हो जाती है। तब क्योंकि कम से कम 6 मीटर चौड़े रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको देखते हुए शुरू वाले जो सितंबर के पहले हफ्ते की जो कार्रवाई है उसके लिए तो कार्रवाई पूरी हो जा रही है और जैसे ही बारिश रुकती है तो आगे की कार्रवाई 10-11 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। देखो क्या है, आस्था को तो किसी भी कीमत पे कायम रखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में ये भी है कि हमें आस्था के साथ साथ यकीन करना है कि पर्यावरण हमारा और जो लोकल इन्वायरमेंट होता है वो ना कहीं डैमेज ना हो, और डैमेज के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारा ही नुकसान, हमारे कोई उस डिज़ास्टर में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़े, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक तरतीब से देखा जा रहा है कि कैसे कितने यात्री यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, उन यात्रियों के लिए अलग अलग स्थानों में व्यवस्था रहने की, खाने पीने की, मेडिकल सपोर्ट, उसमें ये बिजली पानी, ये सब चीज़ें कैसे दी जाएँ। लेकिन साथ में क्या होता है, क्योंकि जैसे आपने ही बोला कि हिमालय है और पर्यावरण में तो बहुत सारा बदलाव आता जा रहा है, जो कि आज हम बोल रहे हैं डिसऑर्डर आ गया है इन्वायरमेंट में। अब वो पर्यावरण का जो डिसऑर्डर है उसी को तो हम बोलते हैं दैवीय आपदा, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा, फोर्स मेज्योर। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है। अब अचानक अगर आपदा आ जाती है और केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे कि बहुत सारे लोग एकदम से मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना मटेरियल डैमेज तो होता ही है, ह्यूमन डेथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मान लो यही घाटी अगर कोई दूसरी होती जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो गिरे, कोई बादल फटे या कुछ हो, तो ह्यूमन डैमेज तो नहीं हो रहा, पता भी नहीं चलता। तो हमें दोनों के बैलेंस को देखना है कि आस्था को भी ध्यान देना है और ये भी देखना है कि कैसे हम चीज़ों को एक कंट्रोल मैकेनिज़्म के तौर पे यकीन कर सकें। तो सरकार इसी के बीच में ना कार्रवाई करती रहती है। आपने जैसे बोला हिमालय अनस्टेबल है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, 2001 में मैं हिमालय में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, मैं वहाँ गया था। तब एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848 मीटर। अभी 2012 में मैं दोबारा जाता हूँ माउंट एवरेस्ट, उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाती है 8,850 मीटर, मतलब 2 मीटर बढ़ गया। तो कहीं ना पूरा हिमालय जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है वो ऊपर को भी जा रहा है, कहीं सेटलिंग हो रही है। क्योंकि हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें तो तरीके बनाने हैं यहाँ पे रहने के। हमें यकीन करना है जो लोग विश्वास के साथ आते हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बना करके और सुविधा दे सकें, और उसी से हमारी ना रोजी रोटी भी चलती है। ये एथिकल रोजी रोटी है, ये धार्मिक रोजी रोटी है, इसको भी चलने की जरूरत है।